अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में एज यूजुअल होम साइलेंट वाला डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर 5। चैप्टर 4 में हमने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अलावा सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? शाबाश। अभी क्वेश्चन को डिस्कस करना है मैंने। क्वेश्चन हो चुका है? जी जी पूछिए। हाँ जी बिल्कुल। कल हमने क्वेश्चन किया था जफर और सरताज वालों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। सरताज ने केस फाइल किया था जफर के ऊपर। बिल्कुल। हाँ, उसमें दो इश्यूज थे। एक इशू ये था कि कस्टमर के साथ डिस्प्यूट अराइज हो गया ना, तो इसका मतलब उससे पूरे पैसे हमें नहीं मिल सकेंगे, कुछ ना कुछ तो झगड़े की वजह से बैड डेट होगा, तो वो बैड डेट की अमाउंट रिकॉर्ड करनी थी, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी थी। एक इशू ये था। दूसरा इशू उसमें एक और भी था। वो क्या था कि वो कस्टमर हमारा लार्जेस्ट कस्टमर था। ये कैसे पता चला वो हमारा लार्जेस्ट कस्टमर था? उसने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दी थी, तो इसकी वजह से हमने गोइंग कंसर्न को भी डिस्कस करना था। बिल्कुल ऐसे है, दोनों इशू डिस्कस होने थे उस केस स्टडी में। एक नहीं दो इशू थे, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट और दूसरा गोइंग कंसर्न का इवेंट था। सवाल ये कि दोनों मैटर एक ही मैटर कंसीडर होगा या अलग-अलग? ऐसा हो सकता है कि बैड डेट की वजह से मिसस्टेटमेंट आ जाए और मेजर कस्टमर की वजह से प्रोविजन हो? क्या ये दोनों इवेंट इसका एक ही इसको लिया जाएगा, समझा जाएगा, या कि दो डिफरेंट इवेंट्स हैं? देखिए इवेंट तो एक है। इवेंट तो एक है कि हमारा डेटर जो था उसके साथ डिस्प्यूट अराइज हुआ, लेकिन समटाइम एक इवेंट की वजह से रिपोर्ट में डिफरेंट पैराग्राफ इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल है, 3-4 एग्जांपल है इसकी। एक एग्जांपल तो इसकी है कि जब स्कोप लिमिटेशन हो, इफ बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव हो, ये एक इवेंट है, ऐसी है ना। इसका एक इफेक्ट तो सबसे पहले हम देखेंगे विड्रॉ, अगर पॉसिबल प्रैक्टिकल। विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है तो बताइए भला हम क्या करते हैं? हम डिस्क्लेमर ओपिनियन भी देते हैं, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन भी इफेक्ट होता है, अदर मैटर पैराग्राफ में रीजन भी देते हैं, प्लस की ऑडिट मैटर सेक्शन भी एक्सक्लूड हो जाता है, वो भी रिपोर्ट में नहीं आता, एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब यही नहीं देते रिपोर्ट में। तो ये तो एक इवेंट एक ही है, लेकिन इसकी वजह से एक से ज्यादा इफेक्ट आ सकते हैं रिपोर्ट पे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी बाजू का ऐसा होता है कि इवेंट एक ही है, लेकिन उसकी वजह से एक से ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है या रेयर एग्जांपल है कि एक इवेंट की वजह से एक चीज इफेक्ट हो रही हो और उसका इफेक्ट, वरना हमारा नॉर्मल रूल क्या है कि रिपोर्ट में नो डुप्लीकेशन नो मिसक्लासिफिकेशन। डुप्लीकेशन नहीं होती, लेकिन अगर कभी एक इवेंट की वजह से दूसरा एलिमेंट इफेक्ट होगा, उसकी रीजन डिफरेंट होगी, इवेंट पीछे सेम होगा। बात समझ रहे? जस्टिफिकेशन डिफरेंट होगी। जैसे डिस्क्लेमर वाली बात की, स्टूडेंट कहने लगा सर आपने तो कहा था एक इवेंट रिपोर्ट में एक जगह पे आएगा, यहां पे तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया, तो फिर अदर मैटर क्यों आ रहा है? एक इवेंट डिस्क्लेमर में भी आ रहा है, अदर में भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? रीजन डिफरेंट है। डिस्क्लेमर किस वजह से आ रहा है? स्कोप लिमिटेशन की वजह से। अदर मैटर किस वजह से आ रहा है? विड्रॉल ना कर सकने की वजह से। और जो आगे वो की ऑडिट मैटर को एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, वो हम डिस्क्लेमर की वजह से कर रहे हैं, डिस्क्लेमर का आगे इफेक्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी एक से ज्यादा एरियाज इफेक्ट हो सकते हैं और ऑडिट रिपोर्ट में भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स इफेक्ट हो सकते हैं एक इवेंट की वजह से, लेकिन उनकी रीजनिंग डिफरेंट होगी। जैसे एक और कॉमन एग्जांपल है, मैं चाह रहा हूं वो भी शेयर कर लूं, कि क्लाइंट के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने मेंटेन नहीं की, स्कोप लिमिटेशन है, वो ओपिनियन आ गया, लेकिन साथ ही साथ हम जो अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है उसमें भी ये चीज लिखते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट। अब स्टूडेंट कहने लगा सर यहां पे भी वो डुप्लीकेशन वाला रूल, तो यहां पे एक्सेप्शन आगे वायलेट हो रहा है कि आपने कहा था एक चीज का इफेक्ट एक जगह, यहां पे तो दूसरी जगह पे भी आ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आ रहा है वो किस वजह? क्योंकि लॉ ने कहा है, वो लॉ के कहने की वजह से हम कह रहे हैं, वरना स्टैंडर्ड के मुताबिक तो एक जगह पे इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो एक इवेंट की वजह से, जैसे ये इन्होंने जो एग्जांपल बताई है, कस्टमर बैंकरप्ट भी हुआ और वो लार्जेस्ट कस्टमर था, तो बिल्कुल इसमें प्रोविजन भी इफेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और गोइंग कंसर्न का भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? इसी तरह एक और केस स्टडी थी, उसमें उसने कहा कि आपका कस्टमर बैंकरप्ट हुआ, ठीक है, उसमें उसने लार्जेस्ट नहीं कहा था, सिंपल कहा था कि आपका एक सिग्निफिकेंट कस्टमर था, बैंकरप्ट हुआ, उसके लिए आपने कुछ इन्वेंट्री भी बना के रखी हुई थी खास उस कस्टमर के लिए। तो अब देखिए इफेक्ट कहां पे आएगा? क्या सिर्फ इफेक्ट डेटर्स में आएगा? इन्वेंट्री में भी आएगा, वो भी एनआरपी पे।
तो एक इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट आ सकता है, और कभी कभार ऑडिट रिपोर्ट के भी मल्टीपल एलिमेंट्स पे इफेक्ट आता है, लेकिन रीजनिंग डिफरेंट होती है। ये ध्यान में रखिए, इवेंट एक होगा, रीजनिंग उसकी डिफरेंट होगी। क्लियर? और खासतौर पे जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आए ना, तो एक दफा आपने रुक के रीअसेस करना है उस क्वेश्चन को, खासतौर पे नोट कर लें जिसका इफेक्ट एक से ज्यादा एरियाज पे आ रहा हो। ठीक है, वो थोड़ा कम्प्लेक्स या एडवांस लेवल का कंसेप्ट होता है, उसको आपने अच्छे तरीके से पिक करना है। क्लियर? और भी क्वेश्चन? कंडीशन बताइए कि लार्जेस्ट कस्टमर है, तो आंसर में उसने लिखा है कि हम ऑडिटर चाहे तो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि हमें तो तीनों कंडीशन बतानी चाहिए थी। आपने कहा था अगर कंडीशन मौजूद हो तो आपने तीनों पैकेट बताने हैं कि ये भी उसको। हाँ, शाबाश शाबाश। अब ये बल्कि यही क्वेश्चन एक हाइब्रिड क्लास में भी स्टूडेंट ने पूछा। उन्होंने कहा सर अगर केस स्टडी में उसने कोई इवेंट तो बता दी है जो कि गोइंग कंसर्न का इवेंट है जो हमने पढ़े, लेकिन केस स्टडी के अंदर उसने ये नहीं बताया कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नॉट अप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला केस है, तीनों में से कौन सा केस है ये नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है भला, कि अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ ना, हम तीनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश भी यही होती है तीनों सिचुएशन डिस्कस करूं, लेकिन कभी कभार सोल्यूशन बनाते हुए मैं डंडी मार जाता हूं और सिर्फ गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को डिस्कस कर देता हूं। वो क्यों भला? मार्क्स की वजह से, क्योंकि उस क्वेश्चन में और भी इश्यूज होते हैं, उनको डिस्कस करते करते मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो मुझे जब लगता है तो फिर मैं एक ही, वरना असूली तौर पे आपको तीनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन यस या नो करके बताइए। रूम नंबर 6 में, 4 में, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में कोई इशू? ओके, स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री के साथ रिवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखा होगा, एनआरवी वो लिखा होगा, एनआरवी लिखा होगा। डेटर जब बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, अगर इन्वेंट्री के साथ कहीं पे रीवैल्यूएशन लिखा भी हुआ है ना, तो उसको काट के एनआरवी कर ले। इन्वेंट्री के साथ के लिए रीवैल्यूएशन का वर्ड यूज नहीं होता, एनआरवी का वर्ड यूज होता है। चलिए अब आपकी होम सेगमेंट की तरफ। कल कोई क्वेश्चन रह गया था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था? जफर वाले का हमारा सी पार्ट रह गया था। कौन से वाला? 27। चलिए ये आईपीएल वाला हमने करना क्या था इसमें? Discuss the matter which auditor should consider and possible impact on. IPL is a manufacturer of diversified products and has factories in 7 major cities of the country. पहले नोट कीजिए, वो कह रहा है एक फैक्ट्री नहीं है मेरी 7 फैक्ट्री हैं। एक फैक्ट्री अगर तबाह हो भी गई मेरे सर्वाइवल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़हन में रखिएगा। 7 फैक्ट्री, अगर वो सिंगल फैक्ट्री कहता ना फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। कहता डिमांड फॉर सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट हैज बीन फॉलिंग, उसने कहा डिमांड फॉर सम ऑफ, ये नहीं कहा डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ना ही ये कहा है डिमांड फॉर इट्स मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट, ये नहीं कहा। अगर ये कहता ना एक ही प्रोडक्ट है उसकी डिमांड गिर गई है, फिर हम कहते हैं कि इसका गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसने क्या कहा? डिमांड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका यह मतलब है जिन प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है उनकी एनआरवी का तो इशू हो सकता है, लेकिन बिजनेस की गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है कोई। Has been filed and the company wants to concentrate on its core products only. कंपनी चाहती है मेन प्रोडक्ट, तो ये अच्छा फैसला है, अच्छा बिजनेस डिसीजन है। जो प्रोडक्ट नहीं चल रही उसको फारे करे, जो चल रही है उसके ऊपर फोकस करे। Consequently, it has decided to close 3 of its factory and has made a provision. अच्छा 3 फैक्ट्रीज क्लोज कर दें, बताइए ये 3 फैक्ट्रीज क्लोज करना गुड डिसीजन है कि बैड? इससे कंपनी डूबेगी कि कंपनी के हालात बेहतर होने के चांसेस हैं। कुछ स्टूडेंट कहने लगे सर इसमें तो गोइंग कंसर्न फैक्ट्री बंद हो गई है, गोइंग कंसर्न का। मैं कहा भाई पहली चीज तो ये है कि सारी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, और दूसरा वो फैक्ट्री बंद हुई है जो पुअर परफॉर्म कर रही थी, सिक यूनिट थे, जो लॉस मेकिंग होगी प्रोबेबली। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न का इशू नहीं आ रहा। क्लोज 3 फैक्ट्री से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट, एग्री करते हैं इससे? फिर इसके बाद वो कह रहा है प्रोविजन ऑफ 30 मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ रिडंडेंसी एंड रीस्ट्रक्चरिंग। रिडंडेंसी एंड रीस्ट्रक्चरिंग में 30 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड की है। ठीक है, होनी चाहिए थी ना, क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज को फारे कर दिया होगा, फारे किया है तो उनको पैसे देने हैं, उनको पैसे देने हैं तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर ले। अच्छा अगर यहाँ पे प्रोसीजर पूछे होते तो आपका एक प्रोसीजर बताइए मुझे, एक सबसे अहम प्रोसीजर क्या होता? आपका क्लाइंट आपको कहता है सर हमने फैक्ट्री बंद किया, कुछ एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना है, नौकरी से जवाब देना है, अब उनको कंपनसेशन टर्मिनेट करना है तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी, वो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। आप कैसे देखेंगे वो प्रोविजन ठीक है कि नहीं? एक प्रोसीजर बताइए क्या? एम्प्लॉयमेंट लेटर देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या चीज देखेंगे?
उसमें लिखा होता है ये कि अगर हमने आपको जॉब से निकालना हुआ तो 3 महीने का 1 महीने का नोटिस देंगे और इतनी कंपनसेशन आपको मिलेगी। ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। अगर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हो बहुत अच्छी बात, वरना बाज़ जब ज्यादा एम्प्लॉइज को निकालते हैं ना तो लेबर यूनियन के थ्रू फिर एग्रीमेंट होता है। यूनियंस होती है ना बाज़ बड़ी फैक्ट्रीज में, तो उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि इन एम्प्लॉइज को हमने निगोशिएशन होती है एम्प्लॉइज के दरमियान, एम्प्लॉइज की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, कंपनी की तरफ से एग्री होता है वहां। तो फिर वो जो लेबर यूनियन के साथ मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट से हमें पता चलता है कि कितनी अमाउंट एग्री हुई है, कंपनसेशन के तौर पे मिलेगी। लेकिन यहां पे फिलहाल उसने प्रोसीजर नहीं पूछे, इसलिए मैं प्रोसीजर सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आगे चल के केस स्टडी में प्रोसीजर भी आएंगे। कहानी को आगे लेके चलते हैं। 30 मिनट की प्रीव्यू कार्ड, ठीक है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2012 कंप्रीहेंसिवली डिस्कस द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान and says that factories in Lahore and Multan would be closed in the month of July and December 2012 respectively. The third factory will be closed before December 2012. However, the location of the factory will be decided in November 2012. प्रॉफिट वगैरह की उसने बात की आगे। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपने काउंटिंग में कोई पढ़ा कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के बारे में? जी नहीं, वो प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अच्छा, ये ऑब्लिगेशन कब बनती है? जब अनाउंसमेंट हो जाती है। शाबाश शाबाश। अच्छा, अगर मैं ये कहूं हमारी 7 फैक्ट्री हैं, 3 फैक्ट्रीज को हमने बंद कर देना, स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी फैक्ट्रीज, क्या मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए? मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखे ना हर फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज की तादाद डिफरेंट होगी, उनके सैलरी पैकेज डिफरेंट होंगे। तो जब तक मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा कौन सी फैक्ट्री बंद करनी है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में मसला क्या है? 2 फैक्ट्री लाहौर और मुल्तान की रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनाउंस कर दिया। थर्ड में प्रॉब्लम, थर्ड को सिर्फ डिस्क्लोज होना चाहिए, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इससे एग्री करते हैं, लेकिन उसने प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी। क्या सही किया? सही नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि उसकी अमाउंट हम क्या लें, क्योंकि हमें उसने ब्रेकअप नहीं बताया कि लाहौर का इतना है, मुल्तान का इतना। क्या करें? क्या करें? दोनों डिस्कस कर देते हैं। या आप ऐसा कीजिए, इवन एज्यूम करके 10 मिलियन के साथ कंपेयर कर लें, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। या आप ये कह लीजिए कि अमाउंट नहीं है तो हम इफ मटेरियल तो इफ परवेसिव ये कर लें। लेकिन चूंकि प्रॉफिट दिया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि इसको इवन करके यानी 10 मिलियन के साथ कंपेयर कर लें, ठीक है। वैसे इवन आप 10 मिलियन की बजाय 30 मिलियन के साथ भी कंपेयर करें ना, कंक्लूजन सेम आएगा आपका। परवेसिव नहीं, 30 मिलियन पे भी परवेसिव नहीं बनता, मटेरियल ही रहता है, 10 मिलियन पे भी मटेरियल ही रहता है। तो ये बात एग्री करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे अहम कंसेप्ट क्या था जो हमने सीखा, कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है उस फैक्ट्री की करनी है जो स्पेसिफिकली अनाउंस कर दिया गया, जिसके बारे में डिसीजन हो चुका हो। मेन कंसेप्ट इसमें यही था। बाकी मटेरियलिटी की कैलकुलेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कैलकुलेशन के बाद यह बताना इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आएगा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट एक ही था, क्या था? ये आउटकम है इस क्वेश्चन का, ये लर्निंग है आपकी नहीं। इसको आपने लैदा पेज पे कहीं पे लिख लेना, इसके साथ लिख लें या लैदा पेज पे कहीं लिख लें, ताकि रिवीजन करते हुए आपके काम आए। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्लियर हो गया? इसके अलावा होम असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन डिस्कस कराना चाहते पूछें जल्दी से। होम असाइनमेंट की है? ये ले, क्यों नहीं किया होम असाइनमेंट? होम असाइनमेंट की है? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन डिस्कस करवा ले। क्वेश्चन कौन सा था? 6 दिया था। ये 12th एडिशन है, इसे में रखिएगा। 12th 11 में आपको पता है ना क्वेश्चन का फर्क है। नए क्वेश्चन ऐड होने की वजह से क्वेश्चन का फर्क बाजुकात आ जाता है, और 1-2 रीजन की वजह से। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन 6। चलिए, ये शेर खान वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन किया आपने? किया कि नहीं किया? होमवर्क में मिला हुआ था ना? अच्छा, चलिए, जो क्वेश्चन आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, जितनी भी होम असाइनमेंट आपको दी थी बता दें। 15 नाम क्या है इस क्वेश्चन का? 15 का नाम क्या भाई? ये वाला 15। What type of audit opinion should be expressed in following circumstances? कह रहे कौन सा opinion बताओगे? छोटे छोटे क्वेश्चन है नन्हे मुन्ने से। Listed company has accounted for finance lease on an operating lease and accordingly has not recognized the asset and liability in this respect. The impact of this accounting treatment is significant to the financial. इसमें सिर्फ एक चीज सीखने वाली है, लफ्ज significant।
उसने नहीं बताया कि मटेरियल है कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल या परवेसिव या दोनों हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट और मेजर ये दो अल्फाज इनका मतलब होता है दोनों हो सकते हैं। तो मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाज सच दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व फिजिकल स्टॉक काउंट, हाउएवर दे हैव सैटिस्फाइड देमसेल्फ थ्रू अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। स्टॉक काउंट नहीं कर सके लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, तो क्या स्कोप लिमिटेशन है कि खत्म हो गई? खत्म हो गई, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन इसमें एक इशू है, क्या? अपॉइंटमेंट का लफ्ज। अपॉइंटमेंट का लफ्ज हमें यह बता रहा है कि पिछले साल ये ऑडिटर नहीं था, इस साल अपॉइंट इनिशियल ऑडिट है, इस वजह से अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। जी जी, अच्छा इसमें किसा उन्होंने कहा कि सर आपने सोल्यूशन में अदर मैटर तो लिखा है, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर इस विषय में लिखना होता है पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, उसने किस डेट को ऑडिट रिपोर्ट दी, उस ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन क्या था। तो इनका कहना यह है कि सर आपने सोल्यूशन में लिखा है कि उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, आपको कैसे पता चला प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया? ठीक है, तो कोई सा भी अज्यूम, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया ना, आप अज्यूम मॉडिफाइड क्वालिफाइड कर लीजिए, लेकिन नॉर्मली चूंकि अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दिए जाते इसलिए मैंने नॉर्मल सिचुएशन को अज्यूम किया है। ठीक है, लेकिन अगर क्वालिफाइड ओपिनियन आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, उस सूरत में आपको क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ रीजन भी बतानी पड़ रही है कि किस रीजन की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था प्रेडिसेसर ऑडिटर ने। ठीक है, ये अदर मैटर में जितनी इंफॉर्मेशन है ना, ये पिछले साल की रिपोर्ट से हमें मिल जाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है ना किस दिन ओपिनियन दिया, डेट लिखी होती है ना रिपोर्ट में, तो टाइप ऑफ ओपिनियन भी होता है, रीजनिंग लिखी, हमें पता चलेगा कि पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, क्या हमें यह पता चलेगा किस वजह से क्वालिफाइड, वो तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछना पड़ेगा ना, रिपोर्ट देख के तो नहीं पता चलेगा, है ना? कह रहे हैं हाँ रिपोर्ट देख के पता चलेगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। जी, सी, मैनेजमेंट हैज नॉट काउंटेड फॉर द फुल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी। The management is of the view that it is a deferred liability and not a current one. Impact is material but not pervasive. Misstatement है qualified opinion. जी, पार्ट ए में की ऑडिट मैटर क्यों नहीं आएगा? लीज है, लीज के ऊपर तो की ऑडिट मैटर आता है, पार्ट ए में की ऑडिट मैटर क्यों नहीं आएगा? ये लीजिए, ये वाला क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट पे हाँ रेफरेंस आएगा। आपकी ऑडिट मैटर में ये लिख सकते हैं कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग आर की ऑडिट मैटर, तो रेफरेंस आएगा, लेकिन ये मैटर की ऑडिट मैटर में डिस्कस नहीं होगा। ये मिस स्टेटमेंट है, डिस्कस कहां होगी? डिस्कस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में होगी, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जो की ऑडिट मैटर में क्या आएगा? सिर्फ रेफरेंस आएगा। जी जरूरी है, रेफरेंस आया, पढ़ाया था ये। और कोई क्वेश्चन? चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन दिए हैं जल्दी से बताइए, कोई क्वेश्चन इससे कौन सा था? हाँ, कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी किस सिचुएशन में डिस्क्लोजर आएगा, किस सिचुएशन में प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, ये तसल्ली से सुन के नोट कर ले। जिसने नोट ना किया नोट, क्योंकि फिर बार बार आप पूछते हैं, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, पूछ लें। पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि आईकैप ज्यादा इसके बारे में पूछता है, पहले लिखे कंटिंजेंट लायबिलिटी हेडिंग दे। जी भाई, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन वो पूछे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर देते हैं, पहले ये पॉइंट मैं लिखा लूं, पहले ये पॉइंट लिख ले। कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसके नीचे लिखे इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड मेजरेबल देन प्रोविजन, सॉरी हाँ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड का लफ्ज या प्रोविजन का लफ्ज एक में, चले रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड का लफ्ज कंफर्टेबल है, रिकॉर्ड कर ले, वरना प्रोविजन भी लिख सकते हैं। इफ आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल देन रिकॉर्ड, और फिर ब्रैकेट में लिख ले वरना डिस्क्लोजर, वरना डिस्क्लोजर, ठीक है, वरना डिस्क्लोजर, ठीक है। अब आ जाएं कंटिंजेंट एसेट के ऊपर, कंटिंजेंट एसेट के ऊपर। इफ इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल देन डिस्क्लोज, आगे ब्रैकेट में वरना कुछ नहीं, वरना कुछ नहीं। हाँ सर्टन हो तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन सर्टन हो तो रिकॉर्ड करना ये मैंने क्यों नहीं लिखवाया भला आपको? आईकैप ने ये कभी चेक ही नहीं किया।
ये आप काउंटिंग में सीखेंगे। याद रखिए, मैं ऑडिट में हम काउंटिंग के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ उस हद तक जितना को ऑडिट में टेस्टिंग होगी। तो स्टूडेंट असल में मिक्स करते हैं आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल वाले कंसेप्ट को, के आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल, आउटफ्लो प्रोबेबल में तो आपने कहा था रिकॉर्ड कर लें, इनफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल है, आप कहने रिकॉर्ड नहीं करना, तो नहीं करना, स्टैंडर्ड कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट इसके पीछे। भैया 2 लाइन समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको, किसी ने पूछा था, ठीक है, किसी तरह सुनाइए, शाबाश, सुनाइए क्या है, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन जी। अब पूछिए, हाइब्रिड में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते थे? एक क्वेश्चन का नाम है पायनियर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसको डिस्कस करना है। पायनियर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ओल्ड वाले में 3 है, पायनियर वाला 12th एडिशन किसी के पास है तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 3 है जी। ये में दिया तो नहीं आपको? दिया सर, दिया हुआ है, अच्छा चलें कर लेते हैं इसको। रिक्वायर्ड में इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी अलग-अलग बताना है, डिस्कस रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग द चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट एज इलस्ट्रेटेड इन ISA 700। अच्छा, आगे इसको क्वेश्चन को उसने मजीद लेंथी किया, रिक्वायरमेंट को लिखने की जरूरत नहीं थी, जब उसने इतना बता दिया इम्प्लीकेशन, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, तो यहीं पे रिक्वायरमेंट खत्म हो गई थी कि हमने ये बताना है कि रिपोर्ट में किस किस जगह पे इसका इफेक्ट आएगा। इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, ये एक ही अल्फाज है। कह रहा है यू आर द ऑडिट पार्टनर फ्रॉम स्टार्टेड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर द ईयर एंडेड आर प्रेजेंटली अंडर योर कंसीडरेशन। पहला, पायनियर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PL हैड इंप्लीमेंटेड ए न्यू काउंटिंग सॉफ्टवेयर इन 2021। अच्छा, प्रोसीजर नहीं बताने, ध्यान में रखिएगा सिर्फ। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू काउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज हरीड, जल्दी में इंप्लीमेंटेशन की गई, which has resulted in numerous error in inventory, payable and receivable module of the software, जिनकी वजह से 3 एरियाज में प्रॉब्लम आई। अच्छा, अब आगे मसले को आगे मजीद बता रहा है, लेकिन मेरी इनिशियल असेसमेंट यह है कि इसका इफेक्ट परवेसिव होगा। फिर कह रहा है PL staff is still in process of identifying and rectifying the software deficiencies. The audit team has been unable to verify these balances through alternative means, यानी वो वेरीफाई नहीं। अच्छा, शक है हमें कि गलत होंगे, लेकिन हम गलत साबित नहीं कर पाए, ये ध्यान में रखिएगा। यहां पे मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में डिसीजन करना है आपने, ठीक है। लग रहा है कि गलत है, लेकिन मैं गलत कह नहीं सकता, मुझे ये बताइए, एक इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल, एक कमरा है, उसके अंदर इन्वेंट्री आई 10 लाख की सकती है, क्लाइंट ने कमरा बंद किया है और मुझे कहता है सर इसके अंदर 10 करोड़ की इन्वेंट्री है। मैं कहा भाई 10 करोड़ की तो हो ही नहीं सकती, इसके अंदर जगह ही 10 लाख है, 10 करोड़ की कैसे हो सकती है, तो चेक करवाओ। क्लाइंट कहता है चेक नहीं करवानी, मुझे तकरीबन 99.999% श्योर है कि ये 10 करोड़ की फिगर गलत है, लेकिन क्या मैं साबित कर पाया हूं, मेरे पास सबूत है कि ये फिगर 10 नहीं है, तो मैं चाहे मेरा शक जितना मर्जी ज्यादा हो, अगर मेरे पास सबूत नहीं है कि वो गलत है तो मैं उसे मिस स्टेटमेंट नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, स्कोप लिमिटेशन। यहां पे अगर आप देखें तो एंट्री इधर की एंट्री उधर चली गई, उधर की एंट्री उधर चली गई है, तो गड़बड़ है, शक है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाए, तो हमें किस तरफ लेके जाना चाहिए इसको, स्कोप लिमिटेशन। फिर उसने कहा हैज नॉट बीन एबल टू वेरीफाई बैलेंसेस थ्रू अल्टरनेट मींस, और कोई और तरीका भी नहीं है इसको वेरीफाई, यानी यहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी उसने निपटा दी है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला। ये लाइन जब उसने कही ना हैज बीन अनएबल टू वेरीफाई बैलेंस थ्रू अल्टरनेट मींस, इसमें अल्टरनेट अहम लगा, इससे क्या पता चला, इन्वेंटरी पेबल रिसीवेबल आर अपीयरिंग एट ₹200 मिलियन, तो मुझे जाहिर है स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट क्या लूं, 200 मिलियन ही, अच्छा सॉरी ये एक ही है, मैं समझा सबकी इकट्ठी करके दी है, 200, 150 एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली, तो मिल मिला के कितना हुआ, 200, 300, 460। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां पे उसने अमाउंट्स दिए, मुझे डिसीजन अमाउंट की बेस पे करना चाहिए या क्या डेफिनेशन की बेस पे, अमाउंट की डेफिनेशन में जो सब्सटेंशियल का वर्ड था यानी मोर देन 50% वाला, वो हम कब अप्लाई करते हैं, वो जो था नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, वो कब करते हैं हम अप्लाई, जब अमाउंट गिवन ना हो। जब अमाउंट गिवन हो तो हमारे डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे होंगे, ये हमने सीखा हुआ है ना। यहां पे अमाउंट है 450, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 मिलियन, क्या सब्सटेंशियल बनता है 50% से ज्यादा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा,
परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव। अगला एक क्वेश्चन, एक ट्विस्ट और है, ट्विस्ट इन टेल, एक ट्विस्ट और है। क्या ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है या के स्टैंडर्ड रेगुलर स्कोप लिमिटेशन? बताइए, क्या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है? ये स्कोप कितने स्टूडेंट का स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है? कितनों का ख्याल है बाय मैनेजमेंट है? हाथ उठाए, ओपिनियन जरा कॉन्फिडेंस के साथ दिया करें। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट नहीं है? हाँ, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की अपनी कोई विलिंगनेस उसने नहीं बताई कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के रोका हमें। ठीक है, वो तो जाहिर है सॉफ्टवेयर में गलती होगी, वो हो सकती है, जानबूझ के थोड़ी उन्होंने की। वो हो सकता है आग लग जाए, जानबूझ के थोड़ी लगाई है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, कहते हैं सर जानबूझ के भी तो आग लग सकती है, जानबूझ के भी तो सॉफ्टवेयर में गलतियां वो इनका हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन एग्जाम में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम इसलिए एज्यूम नहीं करेंगे। जब इंफॉर्मेशन ना हो, या तो हमने मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को एज्यूम करना होता है या ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करना होता है। हाँ, मैनेजमेंट तो यही उसने कहा होगा ना, जल्दी काम करो, नहीं काम कर रहे होगे। ठीक है, अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सर लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ, लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ, ऑनलाइन में व्हाट्सएप में शोर मच गया, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, 6 बजे होना था 8 बज गया, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, सर जल्दी करें जल्दी करें। इधर से हमने आईडी जल्दी करें सर, ओके सर वो बच्चा कल तबीयत खराब थी, जल्दी चला गया था, अभी करते हैं। जल्दी जल्दी में लेक्चर गलत लिंक हो गया। क्या ये इंटेंशनली गलत हुआ है? नहीं, हालांकि प्रेशर दिया टीचर ने कि जल्दी करें लिंक, जल्दी करें लिंक। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जानबूझ जल्दी जल्दी में काम, टारगेट होता है ना हमको, गलत हो सकते। तो इसमें से स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, स्कोप लिमिटेशन है एग्रीड, पहला डिसीजन ठीक। दूसरा परवेसिव है एग्रीड, दूसरा बेटी बाय मैनेजमेंट नहीं है, ये चीज नोट कीजिए। जब बाय मैनेजमेंट आएंगे ना, क्लियरली आपको इंफॉर्मेशन बताया करेगा कि ये इसमें मैनेजमेंट का हाथ है, रोका मैनेजमेंट में, क्लियरली बताता है। मैनेजमेंट प्रिवेंट किया मैनेजमेंट ने स्टॉक अकाउंट से कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से। एक क्लियर? तो इस पे इंपैक्ट रिपोर्ट क्या आएगा? 1 मिनट है, 1 मिनट है। जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो बताएगा, और इस ये मॉडल को टेस्ट होगा। अगर सही बता दिया तो मैं अज्यूम करूंगा सारी क्लास को टॉपिक आ गया, अगर गलत बताया तो उसका मतलब टॉपिक नहीं। क्लियर? वो मेरे भाई जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं चुप करके, आप बताइए। हाँ जी, इसका रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या? मजबूरी नहीं बतानी मुझे, कोई ये नहीं कहना मैं मजबूर हूं, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। बताइए। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, देखें दरिया को कूजे में बंद नहीं करना, दरिया को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और विड्रॉल पॉसिबल, विड्रॉल पॉसिबल वाली बात आएगी? क्यों नहीं आएगी विड्रॉल? मैनेजमेंट नहीं है। एक बात सही बताई, एक गलत, फिर 0 पे पहुंच गया। आगे चले, बाय विड्रॉल वाली बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मेरा? और एक और रीजन है, वो गुस्सा आ गया मुझे, सॉरी। एक और रीजन है भाई, उसने पूछा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है, उसने दाएं बाएं की बात तो पूछी नहीं है, दाएं बाएं की बात तो पूछी नहीं है, विड्रॉल क्यों कर? अच्छा, और बेसिस ऑफ ओपिनियन, ये हाल है। अभी अभी सिखाया 2 सेकंड पहले, चंद सेकंड पहले, कि पूरा सेंटेंस बोल मेरे भाई। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है? ऑडिटर, अच्छा इनका सेंटेंस बनेगा, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन बेसिस फॉर ओपिनियन। सारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी फेर दे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बेसिस में आ जाएगा तो उधर ओपिनियन में क्या जाएगा? हाँ, नेचर बताए। फिर से कोशिश करें। ये भाई ने कोई असाइनमेंट नहीं की, पिछले 10 में से इन्होंने 2 असाइनमेंट नहीं की होंगी, मुझे लग रहा है। ऐसा ही है क्या? पहले बताएं, ऐसे है कि नहीं? ऐसे सच में ऐसे ही है? ये है तजर्बा। पता नहीं आपको ड्राफ्टिंग कैसे फेल हो गया, फारग है ये मॉडल, फारग आप, ये भाई बताएंगे। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं। ये असाइनमेंट की आज की असाइनमेंट, ये नहीं की असाइनमेंट। कैसे ऑडिट पास होगा? ऑडिट ऐसे पास, छुट्टियां करेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे, ऑडिट पास नहीं होगा। लिखें, पहले सफे पे लिखें, किताब के पहले सफे पे लिखें, छुट्टियां करूंगा मैं, अगर छुट्टियां करूंगा, असाइनमेंट नहीं करूंगा तो ऑडिट पास नहीं होगा। मैं अगर छुट्टियां करूंगा, असाइनमेंट नहीं करूंगा, पहले से ना बेटा ऐसे नहीं, इस पर्ची पे नहीं, इस रजिस्टर पे लिख। तेरे लिए तो सबको लिखवा रहा हूं मैं, अगर इस पे भी नहीं, ये तो घर जाके सफा फाड़ देना है आपने, यहां इधर इधर इधर। मैं अगर असाइनमेंट नहीं करूंगा, छुट्टियां करूंगा, ऑडिट पास नहीं होगा।
ऑडिट पास, मैं अगर छुट्टियां करूंगा, असाइनमेंट नहीं करूंगा, नहीं पास होगा। मैं क्या इम्पैक्ट रिपोर्ट पूछा, कलब पढ़ाया, फिर कुछ समझ नहीं आया, रिवाइज करवा दें। शाबाश, आप बताइए, यही बताइए जो पूछ रहा हूं। तो क्या ये इसका इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? शाबाश, आर्टिफिशियल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद शाबाश, आर्टिफिशियल एक्सप्रेस नेचर स्कोप में बेसिक वर्ड डिस्क्लेमर ऑफ। शाबाश, आगे रेफरेंस नहीं लिखना, की ऑडिट मैटर में रेफरेंस आएगा। हाँ शाबाश, ये सुनना चाह रहा था, की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। डी की तरफ चलते हैं। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, हैज बीन अपॉइंटेड, पिछला ऑडिट किया कि नहीं किया? नहीं किया, वो रीअपॉइंटेड होता। अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड में फर्क है। अपॉइंट अदर मैटर तो मेरा फिट हो गया, और कुछ है ना है, अदर मैटर आ गया मेरा। एज इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर फॉर स्मार्ट फुटवेयर लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर भी जेल में आ गया। SFL owns number of retail outlets across Pakistan and many of them were acquired on rental basis. During the year SFL has adopted IFRS 16 leases. Adopt किया उसने। The audit team has made significant efforts to review the adjusting entries made in financial statement to reconcile the change in accounting policy of operating lease and agree with its accounting treatment and disclosure. अच्छा, दो चीजें, एक उसने कहा कि मैंने significant efforts किए, significant efforts की, और दूसरा उसने कहा है कि मैं एग्री करता हूं। इसका मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है, significant efforts हुई हैं लेकिन मिस स्टेटमेंट नहीं है। आगे क्या कह रहा है? द मैटर वाज डिस्कस्ड इन डिटेल इन ऑडिट कमेटी मीटिंग एंड इंक्लूडेड इन बोर्ड लेटर। ये जो कह रहा है डिस्कस विद ऑडिट कमेटी, ये जो कह रहा है बोर्ड लेटर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो लेटर भेजते हैं। मैनेजमेंट लेटर क्या होता है? जो मैनेजमेंट को लेटर देते हैं। बोर्ड लेटर क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इस आखिरी लाइन में वो क्या बताना चाह रहा है? शाबाश, क्लियरली नहीं उसने बताया, लेकिन इन रेगुलर कम्युनिकेटेड विद दो शाबिक वरना। कौन सी शर्तें पूरी हो रही है? की ऑडिट मैटर। तो ओपिनियन तो अनमोडिफाइड है, लेकिन की ऑडिट मैटर आएगा। क्या सिर्फ की ऑडिट मैटर लिख दें या कि उसको ड्राफ्ट करके दें? नहीं, बिल्कुल बताएं उसको कि उसकी ऑडिट मैटर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूड करनी है। वो याद है क्या क्या इंफॉर्मेशन? क्या इंफॉर्मेशन मेरा भाई बता, मेरा भाई बताएगा, मेरे भाई जल्दी बता दे। की ऑडिट मैटर में चलो हिंट दे देता हूं, धक्का लगा देता हूं। तीन चीजें आती हैं। क्यों नहीं पढ़ा मेरे भाई ने? शुरू से आप क्लासेस ले रहे हैं तो मेरा भाई क्यों नहीं पढ़ता? ऐसा क्यों है? मेरा भाई दो दिन नहीं आए। अभी जो लिखाया था वो लिखा है, अभी जो लिखाया था लिखा है। हाँ, मैं अगर छुट्टियां करूंगा, अच्छा पास नहीं आगे लिखा हो कुछ हो रहा है तो फेल नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है? अच्छा पास। जी मेरा भाई बताया। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ जी, पहले की ऑडिट मैटर सेक्शन में पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल की हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद तीन चीजें क्या? वर्ड वाई। अच्छा वर्ड वाई, ये मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको, वरना आपने पूरा लिखना होता है, सिर्फ वर्ड नहीं लिखना, वो पूरा लिखना। ये ना हो गया सर ने कहा हाउ में तीन चीजें थी। हाँ जी, तो ये वाली बात क्या हमें लिखनी चाहिए या सिर्फ की ऑडिट मैटर लिख के घर आ जाए? ये भी लिखनी चाहिए। शाबाश, क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा, ये जिस स्टूडेंट ने कहा था डिस्कस करते हैं उनकी तसल्ली हो गई? मेरे भाई बताइए, हाईवे क्लास में जिन स्टूडेंट ने कहा था डिस्कस करते हैं तसल्ली हो गई? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। जी 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 पूछे मेरे भाई, 10 पूछे सवाल, लेकिन जल्दी से पूछे। सर जो पहला है ना ए पार्ट, उसमें इसने ये भी लिखा हुआ है इन ओपिनियन सेक्शन व्हाट डू वी हैव कंडक्टेड ऑडिट। हाँ नहीं छोड़ दे। वो ड्राफ्टिंग पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ड्राफ्टिंग वाला इफेक्ट मैंने नहीं अभी बताया क्योंकि ड्राफ्टिंग करवाई नहीं ना। तो एक लाइन है कि ड्राफ्ट करते हुए भी रिपोर्ट में कुछ चेंज आएगा। जैसे कॉमन सेंस की बात है ना, नॉर्मली आप ओपिनियन देते हुए लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे तो लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड, वो थोड़ी लिखेंगे वी हैव, वो एक लगाएगा कहेगा किधर ऑडिट किया? ऑडिट किया होता तो डिस्क्लेमर थोड़ी होता, कोई ऑडिट नहीं किया। तो हम ये नहीं लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड, हम क्या लिखेंगे? वी वर एंगेज टू कंडक्ट ऑडिट, हमें एंगेज किया गया था लेकिन कर नहीं पाए।
एविडेंस लिखी, छुट्टियां ज्यादा करते थे ना, ये भी तो रीजन होती है एविडेंस ना लेने की। चलिए अच्छा, आज के लिए मेरा हाल है इतना काफी है, बाकी वक्तन फवक्तन मजीद हाँ जी केस स्टडीज आपको असाइनमेंट में मिलती रहेगी और हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो ठीक है, आज का कंसेप्ट क्या है? ये जो चैप्टर 5 है ना, इसकी अगर मैं एक लाइन में समरी आपको बताऊं तो समरी इसकी ये है, वो कहता है नो कहना सीखे। क्या कहता है? नो कहना सीखे। कह रहा है, जैसे आपको शायद किसी लेक्चर में बताया था, मुहावरा सुना है आपने, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, उसी तरह एक और मुहावरा है, एन ऑडिट फर्म इज नोन बाय द क्लाइंट इट कीप्स। यानी जैसे क्लाइंट होंगे वैसी ही फर्म की रेपुटेशन होगी। अगर क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी मैनेजमेंट फ्रॉड करती है, उनमें अक्सर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी सामने आती रहती है, इलीगल एक्टिविटी सामने आती रहती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आते रहते हैं, तो उससे फिर फर्म के बारे में भी रेपुटेशन यही बन जाती है कि ये फर्म तो ऐसे 2 नंबर क्लाइंट ही लेती है। जैसे बाज़ औक़ात कोई वकील है, उसके बारे में अगर मशहूर हो कि भाई जो मर्जी जुर्म कर लो, इस वकील की फीस भर दो, अगर इसने केस ले लिया तो समझो आप बरी हैं। बस सम टाइम किसी हो सकता है लॉयर की इस तरह की रेपुटेशन मार्केट में हो, तो फिर जैसे ही कोई बंदा उसका क्लाइंट बनता है, उसके बारे में लोगों की परसेप्शन डेवलप हो जाती है, ये मुजरिम ही लग रहा है। उसी तरह याद रखें, हम ऑडिटर्स हैं, हमने भी कोशिश करनी है हमारे पास गलत क्लाइंट ना आए, बैड क्लाइंट ना आए, गुड क्लाइंट आए। वो यही करे, क्योंकि अगर बैड क्लाइंट आया तो उससे उसकी रेपुटेशन तो इफेक्ट जो होगी सो होगी, उसने तो फ्रॉड किए होंगे, हम बिला वजह मारे जाएंगे, हमारी रेपुटेशन बिला वजह इफेक्ट। जैसे आपको एक बात बताऊं, एक होता है लीगल एक रिस्क, एक होता है रेपुटेशनल रिस्क। अगर हमें कोई ऐसा क्लाइंट हमने एक्सेप्ट कर लिया जो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसके बाद फ्रॉड सामने आ भी गया, हमने ऑडिट किया, रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद फ्रॉड सामने लीगली हम बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास आर्गुमेंट, सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या है हमारे पास? इनहेरेंट लिमिटेशन का। हम कहेंगे सर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए हर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। फिर उसके बाद हम इनहेरेंट लिमिटेशन 6-7 पॉइंट दे देंगे, अदालत हमें इजाजत दे दी। याद रखिए, लीगली हम सिक्योर हैं इस रीजनेबल एश्योरेंस के कंसेप्ट की वजह से, लेकिन मार्केट में रेपुटेशन इफेक्ट हो जाती है। 2 तरह की रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है ऐसी सिचुएशन में, ये हमें हिस्ट्री बताती है। पहला, हो सकता है जनरल पब्लिक ये समझे कि ऑडिटर भी क्लाइंट के साथ मिले हुए थे, वरना ये कैसे हो सकता है कि फ्रॉड होता रहा मिलियंस का और ऑडिटर को पता नहीं चले, ये भी क्लाइंट। और अगर ये परसेप्शन ना भी डेवलप हो तो फिर ये परसेप्शन डेवलप होती है कि ये ऑडिटर नीले तो नहीं हुए थे, लेकिन ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, इनको ऑडिट करना ही नहीं आता, इनसे ऑडिट कराने का कोई फायदा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सारे क्लाइंट फर्म से चले जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, सबसे पहला हमें अभी चैप्टर 5 से ना हमारा प्रैक्टिकल ऑडिट स्टार्ट हो रहा है। यानी यूं समझिए, आप अपने बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिए, अब आपका प्रैक्टिकल ऑडिट फेज में आ गया। अपने ऑफिस में बैठे, ये टॉपिक स्टार्ट कहां से होगा? आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, दरवाजा खुला, एक क्लाइंट भागा भागा आया, कहने लगा सर हम ये चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करें। हैं, सीईओ था, कहने लगा सर मुझे शेयर होल्डर ने भेजा है, शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें, बताइए क्या आप ऑडिट करेंगे? आपने सबसे पहले याद रखिए फौरी डिसीजन नहीं करना। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है जब कभी किसी भी क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट करना है ना एज ऑडिट क्लाइंट, तो पहले कुछ एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या करना है? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है, वरना एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, ये असल में आपको ये बता रहा है कि जब कभी कोई भी क्लाइंट आपके पास नया आया ना और उसने आके कहा सर हमारा ऑडिट कर दीजिए, तो कुछ प्रोसीजर हैं आपने, या कुछ फैक्टर्स या मैटर्स हैं जो आपने पहले परफॉर्म करने हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो बाद में परफॉर्म करने हैं, और कुछ चीजें हैं जो आपने कंसीडर करनी है। यानी ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना, क्यों करने हैं, ये उसकी रीजन है। फिर से सुन लीजिए कंसेप्ट, आज हम क्या सीख रहे हैं। जब कभी कोई क्लाइंट आके हमें कहता है कि हमारा ऑडिट कर दीजिए, फौरी यस नहीं करना, हमने पहले कुछ प्रोसीजर या कुछ मैटर को कंसीडर करना है। वो पढ़ेंगे कौन से मैटर है,
फिर उनकी जस्टिफिकेशन, यानी क्यों ये मैटर हम फौरी तौर पे यस क्यों नहीं कर देते, उसकी जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, रीजन क्यों ये प्रोसीजर, और फिर जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो सीखेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखें कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी रूटीन की, काम की बातें आपको पहले मैं बता दूं। कहता है जब कभी क्लाइंट आए ना, दो बड़ी चीजें और भी है पॉइंट, दो बड़ी चीजें आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। पहली चीज, क्या आप इस काबिल हैं कि इस क्लाइंट का ऑडिट कर सके। दूसरी चीज, क्या क्लाइंट इस काबिल है कि हम उसका ऑडिट करें। यानी आपने अपनी कंपिटेंस देखनी है और मैनेजमेंट की, क्लाइंट की इंटेग्रिटी। ठीक है, क्लाइंट की। अच्छा, जब मैं लफ्ज क्लाइंट बोलता हूं ये आपको समझ आ रही है ना, जैसे मुराद वो कंपनी है तो उसकी इंटेग्रिटी, अपनी इंटेग्रिटी नहीं देखनी, हम तो ईमानदार हैं ही हैं, हमें कंपिटेंस देखनी है। और क्लाइंट की क्या देखनी है, इंटेग्रिटी, क्लाइंट की कंपिटेंस नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है, अच्छा इसके आगे डिटेल डिस्कशन है, फौरन क्विकली आपको बता देता हूं। एक केस था, उसमें यूएसए की एक सेक्टर था, पाकिस्तान में तो खैर आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, उनकी एक छोटी सी कंपनी जो है वो हमारी बड़ी से बड़ी कंपनी से भी बड़ी होगी प्रोबेबली, पॉपुलेशन ज्यादा उनका। यूएसए का एक सेक्टर उसकी 7वीं गालबन बड़ी कंपनी थी, जो कि उनकी बहुत सी स्टेट्स पे उसके ऑपरेशन होते थे। उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट हुआ, एक ऐसी फर्म जिसमें 3 लोग थे, एक एंगेजमेंट पार्टनर जिसकी एज 70 ईयर प्लस थी, दूसरा टाइपिस्ट जो कि कम्युनिकेशन लेटर शेटर होते थे ना, ऑडिट रिपोर्ट टाइप कर दी, जो कंफर्मेशन लेटर टाइप कर दिया, एंगेजमेंट लेटर, टाइपिस्ट था, उसका ऑडिट से अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, और एक मैनेजर था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब ये 3 लोगों की टीम, और ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया जिसका डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस ऑपरेशन है, 7th लार्जेस्ट कंपनी। बाद में जब क्वालिटी कंट्रोल अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ, उधर का जो आई कैप था उसने कहा भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस किधर है, क्या स्टॉक काउंट किया। मैंने कहा जी किया, ये हमारे दफ्तर के साथ ही इनकी ब्रांच थी, उसका स्टॉक काउंट किया। उसने कहा बाकी, उसका सब बाकी तो बहुत दूर है, ये देखें मेरी उम्र देखें, अपनी रिक्वायरमेंट देखें, मैं भला जाके स्टॉक काउंट कर सकता हूं। सफिशिएंट, इन शॉर्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया था। क्या उधर क्या आई कैप को माफ कर देना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, उसके खिलाफ एक्शन, क्यों एक्शन लिया, क्या गलती की इसने, इसको अपनी कॉम्पिटेंस को देखना चाहिए था कि क्या पहले, बाद में ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होता। सर टाइम कम था, सर हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, सर उस वक्त टीम जो थी ना वो एग्जाम की छुट्टियों पे चली गई थी, और क्लाइंट ये कह रहा था कि मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ये सारी चीजें आपने पहले प्लान करनी है। क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्स भी है, IT रिसोर्सेज भी है, तो कॉम्पिटेंस में हम ये देखते हैं। फिर दूसरा नंबर पर इंटेग्रिटी। एक केस स्टडी में उसने कहा कि आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर हमारा ऑडिट कर दिया। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं 2-3 दिन दीजिए, हम बैकग्राउंड सर्च कर लें आपके बारे में। आपने बैकग्राउंड सर्च की तो आपको पता चला न्यूज़पेपर का आर्टिकल सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो CEO इस कंपनी का है पहले किसी और कंपनी का CEO था, और वहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड के इल्जाम में निकाला गया था। अब बताइए कैसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें इंटेग्रिटी डाउटफुल है, रिस्क है कि ये इस क्लाइंट में भी फ्रॉड करेगा। इसीलिए ऐसे क्लाइंट को हमने, अगर ऐसे क्लाइंट को आप, अच्छा स्टैंडर्ड मना नहीं करता, एडवाइस करता है कि ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करें, मना नहीं, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमारा काम 3-4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा रूटीन वाले काम से, क्योंकि हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में बेहतर क्या होता है, ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करे अगर कॉम्पिटेंस नहीं। इन शॉर्ट ये बात कर रहा है। अब इसी को वो देखिए थोड़ा डिटेल में आपको सिखा रहा है। कह रहा है जब कभी कोई क्लाइंट आपके पास है, आपने जो मैटर टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस या प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, वो क्या है, आपने अपनी कॉम्पिटेंस देखनी है। क्लाइंट में जो ओनर्स या डायरेक्टर्स हैं या हायर मैनेजमेंट है, उनकी इंटेग्रिटी देखनी है, अपनी कॉम्पिटेंस, उनकी इंटेग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस। अगर आपने एक एम्प्लॉय रखना है, फर्ज कीजिए आप बिजनेस है आपका, 2 आपके पास ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है एम्प्लॉय कंपिटेंट तो है फ्रॉड भी करता है, और दूसरा ऐसा है जो कि कंपिटेंट नहीं है लेकिन ईमानदार है। दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, ईमानदार, क्योंकि उसको काम सिखाया जाता है। जिसके पास ऑनेस्टी है ना, कंपिटेंस सिखाई जा सकती है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी नहीं सिखाई जा सकती। यही आपको बता रहा। फिर कह रहा है आपने ये भी देखना है कि क्या आप जितनी भी लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिट के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एथिकल, ये हमें पहले पता देख लेना चाहिए कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स में वो कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में आप किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते,
ठीक है, जैसे आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे पढ़ते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की डिस्क्वालिफिकेशन, उसी तरह कंपनी लॉ में आगे चले ना तो ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन भी डिस्कस हुई है, वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कैफ 7 में नहीं पढ़ा था आपने, कैफ 8 में। तो इसीलिए हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी देखनी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी देखनी है। और अगर आप देखें ना अपने अगले चैप्टर्स की तरतीब, तो ये चैप्टर 5 एक्सेप्टर, इससे रिलेटेड चैप्टर 6 देखें वो कौन सा है, वो लीगल रिक्वायरमेंट का। क्यों पढ़ाया आपको, ताकि आप एक्सेप्टेंस से पहले देख लें लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के नहीं। जरा चैप्टर 6 का टाइटल देख ले, क्या कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। चैप्टर 7 का भी देख ले, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। फिर जाके एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, चैप्टर 8 देखे, चैप्टर 8 बाद में आया। पहले हमने एंगेजमेंट लेटर पे एक्सेप्ट करते हैं, हम साइन करते हैं, पहले हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस देखी है। तो इसीलिए ये हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का, ये चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। और कह रहे हैं अगर कोई प्रीवियस एंगेजमेंट से सिग्निफिकेंट मैटर सामने आया हो ना, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इसमें क्या बता रहा है, बाज़ बात ऐसा होता है पास में हम क्लाइंट को कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे केस स्टडी में उसने कहा, डायरेक्टर आपके पास आया, एक बार कह रहा है मैंने ऑडिट नहीं करवाना, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और टैक्स रिटर्न में गलत इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता रहा अपनी इनकम को इंटरेस्ट टैक्स बचाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन। अब 2 साल के बाद वही अपनी कंपनी का ऑडिट करवाने के लिए आया, क्या प्रीवियस इंफॉर्मेशन को आप कंसीडर करेंगे कि प्रीवियसली इसमें इंटेग्रिटी नहीं थी, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी नहीं होगी। तो कह रहा है प्रीवियस एंगेजमेंट में जो सिग्निफिकेंट मैटर आपके सामने आए हों उनको भी कंसीडर कर। अच्छा, अब एग्री करते हैं आप इस कंसेप्ट में हमने जो सीखा कि कोई भी क्लाइंट हमारे सामने आया फौरी एक्सेप्ट यस नहीं करना, पहले हमने अपनी कॉम्पिटेंस, उसकी इंटेग्रिटी, फिर कंप्लायंस देखनी है लीगल रिक्वायरमेंट के साथ और सिग्निफिकेंट मैटर्स भी। ठीक है, इसके साथ शायद एक और लफ्ज लिखा होगा, प्री कंडीशन लिखा होगा उसने, हाँ, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। ठीक है, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट का मतलब होता है हमने उससे क्लाइंट से वादा लेना है, क्या कि आप जितने भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे। एक समझ जनरल फॉर्मेलिटी, प्री कंडीशन, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। तो हम प्री कंडीशन का मतलब क्या, हम उससे वादा ले लेंगे कि आप इंफॉर्मेशन वगैरह हमें सारी देंगे और जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी करेंगे। चलिए ये क्लियर। अच्छा, ये प्रोसीजर इन शॉर्ट अब मुझे बताइए, क्या कोई भी क्लाइंट आज के बाद आया आपसे, उसने कहा ऑडिट करना है, रिव्यू करवाना है, फौरन यस कर लेंगे? ये प्रोसीजर क्यों करेंगे ये सुन लें। इसलिए कि अगर आप बगैर किसी ड्यू रिसर्च के क्लाइंट एक्सेप्ट, दो खतरे हैं। कितने खतरे हैं? 2 खतरे हैं, 2 थ्रेट्स हैं। पहला थ्रेट है कॉम्पिटेंस का, ठीक है, इसको थ्रेट भी कह सकते हैं, इसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कॉम्पिटेंस भी कह सकते हैं, इसको थ्रेट भी कह सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी भी कह सकते हैं। यानी थ्रेट कह लें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कह लें, आपकी मर्जी। कॉम्पिटेंस का थ्रेट क्या है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं होंगे लेकिन फिर भी उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हमें बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करना ही नहीं आता और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम सीख सके कैसे ऑडिट करते हैं, और उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कॉम्पिटेंस। और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी क्या है? थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी क्या है? जिस क्लाइंट का दिया वो कि जिस क्लाइंट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो जस्टिफिकेशन समझ आ गई इनकी क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर, ये क्लाइंट से रिलेट करता है, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपनीनेस एंड ड्यू केयर, ये ऑडिट फर्म से रिलेट करता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि जब आपने ये वैल्यूएट करना है कि आपके क्लाइंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं, आपके क्लाइंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं है, तो कौन से फैक्टर्स को सामने रखेंगे? सबसे पहले कहना, क्लाइंट को अच्छे तरीके से समझना है। हम क्लाइंट को जितना अच्छा समझेंगे, जितना नॉलेज हमारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, उतना ही हम बेहतर तरीके से उसकी इंटेग्रिटी को मेजर कर सकेंगे। ठीक है। और फिर क्लाइंट कमिटमेंट टू एड्रेस इश्यूज, आपने देखना है कि क्या क्लाइंट की कमिटमेंट है, यानी अगर कोई मसला मसाइल कभी एम्प्लॉइज को आ भी जाता है, कोई एम्प्लॉय चोरी में इन्वॉल्व है, क्या हायर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स उसे माफ कर देते हैं कि जॉब से निकालते हैं? कमिटमेंट क्या है? देखें, इंसान अगर खुद इंटेग्रिटी हो भी ना उसमें, हायर मैनेजमेंट में, फिर भी पॉसिबल है कि एम्प्लॉइज में से कोई ना कोई 2 नंबरी कर रहा हो। अब एम्प्लॉइज कोई 2 नंबरी कर रहा है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का आशीर्वाद है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे मैनेजमेंट ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। यह है कमिटमेंट। तो अगर हमें पता चले कि मैनेजमेंट खुद भी ईमानदार है और
कंपनी के अंदर किसी किस्म की डिसऑनेस्टी फ्रॉड को बर्दाश्त भी नहीं करती, फुल्ली कमिटेड है कि ऑनेस्टी को प्रमोट करेंगे, तो हम कहेंगे ये अच्छा क्लाइंट है। तो थ्रेट इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर के थ्रेट को कैसे वैल्यूएट करेंगे या किन फैक्टर्स को सामने रखेंगे ये देखने के लिए कि ये मसला मौजूद है कि नहीं क्लाइंट में, कौन सा फैक्टर है, नॉलेज उसका। अच्छा, आपको क्लाइंट के बारे में नॉलेज कहां से मिलेगा? अगला सवाल ये है मसला, ये है इस मसले को जज करने के लिए है कि नहीं, कौन से फैक्टर्स या इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे। और तीसरा कंसेप्ट है ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कैसे, मिलेगी। सेफगार्ड का मतलब क्या है, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं या आपको शक है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना। ये क्या होता है प्रोफेशनल क्लियरेंस? देखिए, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई क्लाइंट आया ना, हमने उसकी इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना है। एग्रीड। इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करने के लिए हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए, लेकिन मसला यह नॉलेज कैसे आए, हमारे पास तो अभी तो हमने ऑडिट शुरू ही नहीं किया, तो कैसे? हाँ, प्रीडिसेसर ऑडिटर, पुराने ऑडिटर से पूछ ले, वो हमारा पेटी भाई है, वो हमारा कंपेटिटर नहीं है, पेटी भाई है। और स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है जब कभी आपके पास कोई नया क्लाइंट आए, आपने पुराने ऑडिटर को उसके पुराने ऑडिटर लेटर लिखना है और उसमें उसको कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, जिसमें हम उससे पूछेंगे कि इस क्लाइंट के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये इलीगल, तो आप हमें बता दीजिए। ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर हमारा न्यू क्लाइंट पे सबसे अहम प्रोसीजर ये होता है, सबसे अहम प्रोसीजर। लेकिन बाज़ औक़ात किसी वजह से, जो बाद में पढ़ेंगे, हमें ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर नहीं मिल पाता। अगर ये लेटर ना मिल पाए फिर हमने क्या करना है, अदर इंफॉर्मेशन अदर सोर्सेज से ऑब्टेन करना है। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? उस क्लाइंट से मिलने जुलने वाले दूसरे लोग, उसके बैंकर्स, उसके लॉयर्स, ठीक है, उसके कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, नेट पे सर्च कर सकते हैं। बात आपको नेट पे भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खबर आई होगी कि नहीं, किसी ना किसी चैनल पे, किसी ना किसी अखबार में आई होगी, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले दो चीजें क्या देखनी है, इंटेग्रिटी और अपनी क्लाइंट की इंटेग्रिटी वैल्यूएट करने के लिए कौन से फैक्टर सामने रखने हैं, क्लाइंट। और क्लाइंट में ये चीजें हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा, इन सेफगार्ड से। ठीक है, आगे चले। दूसरी चीज हमने क्या ध्यान में रखनी है, हम कंप्यूटर ड्यू केयर है कि नहीं हमारे अंदर, इसके लिए किन चीजों को सामने रखना है। नेचर ऑफ क्लाइंट, नेचर ऑफ क्लाइंट का मतलब क्लाइंट सिंपल वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है कि कम्प्लेक्स इंडस्ट्री में। कुछ इंडस्ट्री सिंपल, जैसे रिटेल बिजनेस नॉर्मली सिंपल है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मुश्किल है। कुछ सर्विस सेक्टर बिजनेस आसान है, जैसे कॉलेज या स्कूल इनका, लेकिन कुछ सर्विस सेक्टर बिजनेस मुश्किल है, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस, उसके अंदर वो प्रीमियम होती है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, और फिर और भी मसले मसाइल होते हैं काफी मुश्किल। तो हमने नेचर ऑफ क्लाइंट, जितना नेचर ऑफ क्लाइंट कंप्लेक्स होगा उतना ही हमें कंपिटेंस और ड्यू केयर ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री। क्या रेलिवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज है? ठीक है, रेलिवेंट, क्योंकि बात कुछ रेलिवेंट इंडस्ट्री पे कुछ मजीद चीजें अप्लाई हो, जैसे रेगुलर कंपनी पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट के साथ साथ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी बैंक का ऑडिट करना चाहते हैं ना, तो आपको बैंकिंग प्रैक्टिसेस का भी नॉलेज होना चाहिए और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। या तो ऑलरेडी हो, और अगर ऑलरेडी नहीं है तो फिर भी क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी तो कोई ना कोई क्लाइंट करना है ना। उस सूरत में आपके पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ज्यादा टाइम होना चाहिए। समझ आ रही बात के? जैसे फर्स्ट कीजिए मुझे कहे कि जी आप अकाउंटिंग पढ़ा दें, अब वो तो मैं कहूं सर मेरे में कंपिटेंस है ही नहीं कि मैं अकाउंटिंग पढ़ा सकूं, मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे प्रिंसिपल साहब को रिफ्यूज कर देना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कीजिए अगर वो कहते हैं नहीं आप पढ़ाएं, तो मैं ठीक है, इस सिलसिले में मुझे क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भाई कोई ना कोई ऑडिट भी तो कभी ना कभी पहली दफा पढ़ाया ही है। लेकिन उस सूरत में मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे इनसे कहना चाहिए सर मुझे तैयारी करने के लिए टाइम दे दीजिए, इस सेशन में नहीं कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए, पास पेपर वगैरह देख वगैरह वगैरह। तो इसलिए याद रखें, यहाँ तो आपके पास आपने जब किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है ना, कोई नया फर्स्ट टाइम आया, ये नहीं सिखा रहा कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट किसी को एक्सेप्ट ही ना करें, कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको टाइम ज्यादा, आगे वो सेफगार्ड में बताएगा कि अगर फर्स्ट टाइम क्लाइंट है तो आप रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एग्री कर लें, यानी ज्यादा, जिसमें आप एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस देखना है, प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज देखेंगे अपनी फर्म की। बाज़ औक़ात फर्म की जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट आता है ना, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होते हैं,
जैसे हमारी फर्म में मैंने कभी, क्योंकि हम जूनियर होते थे ना, तो फर्म के जो हायर लेवल के मैनुअल होते थे उन हमें एक्सेस नहीं होती थी, लेकिन हमारे सीनियर बताया करते थे जिस फर्म से हमने आर्टिकल किए कि वो, हालांकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल का काम, टेक्सटाइल सेक्टर काम बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी फर्म के पास टेक्सटाइल सेक्टर का एक भी उस वक्त स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं था। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त, और हमारे सीनियर हमें बताते थे कि इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होता है, 2 नंबरिया ज्यादा होने का चांस है। तो फर्म ने एज पॉलिसी ये डिसाइड कर लिया था कि टेक्सटाइल का क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करना। हालांकि उसमें पैसे थे, लेकिन पॉलिसी है ना, तो इसीलिए आपको क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को भी सामने रखना। ठीक है, अच्छा, इनसे पता चल गया अंडरस्टैंडिंग है। या फर्ज कीजिए कि मसला आया, फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट तो राइज होगा। फर्स्ट टाइम क्लाइंट है, हमने इससे पहले ऑडिट भी नहीं किया हुआ, थ्रेट के हम सही तरीके से काम ना कर सके। इसको अगर ये फैक्टर सामने रखते हुए आपको लगे नहीं कोई गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, तो क्या एक्शन लेंगे आप? क्या से वो क्या होंगे? क्लाइंट से टाइम ज्यादा लीजिए, सफिशिएंट स्टाफ, यानी सफिशिएंट से मुराद क्वांटिटी ज्यादा, ये ना हो कि वही 3 लोगों के साथ 7th लार्जेस्ट कंपनी गाइड करना शुरू कर दें, नहीं। और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स को भी इंगेज करना है। ये बात समझ आ गई? आज के लेक्चर में एक तो कंसेप्ट था कि हमने नो कहना सीखना है, हर क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम चीज है ना, वो ये थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स हैं। अच्छा, एक दफा आपने डिसाइड कर लिया कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, फिर इसके बाद क्या करें भाई? एक और चीज रहती है अभी, ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर एक्सेप्टिंग क्लाइंट या एंगेजमेंट। नहीं, ये छोटी भाई, एक मिनट ठहरिए। स्टेप नंबर 3 स्टेप्स, आपने ये सारी चीजें वैल्यूएट कर ली, मसले मसाइल थे, लेकिन सेफगार्ड से एड्रेस हो गए। मसले मसाइल थे, कोई क्लाइंट आपके पास आया, फौरी यस करेंगे, ये फैक्ट वैल्यूएट करेंगे, वैल्यूएट किया तो मसले मसाइल सामने आए, लेकिन सेफगार्ड से एड्रेस कर लिया। अब क्या करें? अब यस कर सकते हैं, अगर सेफगार्ड से एड्रेस नहीं हुए तो नो कर दें, हो सकते हैं तो यस करके स्टेप, कहते हैं 3 काम करने हैं। स्टेप नंबर 1, क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दो, बता दो सर हमारी तरफ से हाँ है, क्लियर। स्टेप नंबर 2, जो उनकी एजीएम है उसमें अपॉइंटमेंट इंश्योर कर लो, आपकी लीगली अपॉइंटमेंट हुई हो। भाई अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करेंगे ना, और शेयर होल्डर किस जगह पे अप्रूवल देते हैं? स्टेप नंबर 2, एजीएम में देखो शेयर होल्डर आपकी अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दे। स्टेप नंबर 3, अपॉइंटमेंट के बाद एंगेजमेंट लेटर साइन कर दो। 3, बस यही 3 काम है। तो जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि इस आने वाले क्लाइंट को हमने यस करना है, फिर आपने 3 काम, अभी ऑडिट शुरू नहीं करना फौरन, पहले डिसीजन कम्युनिकेट करें क्लाइंट को, इंश्योर करें एजीएम में अपॉइंटमेंट हो गई, और थर्ड एंगेजमेंट लेटर साइन कर ले, फिर ऑडिट शुरू करें धड़ाधड़। क्लियर जी? ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर 5 का कंप्लीट हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।